नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी बैठे हुए हैं। आपको बता दें, सन 1985 में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। उस दरमियान आज तक इन्होंने 5 बार मोहम्मदाबाद सीट से विधानसभा और 2 बार गाजीपुर लोकसभा से ये सांसद हैं और आज वर्तमान में ये बहुजन समाज पार्टी के गाजीपुर से लोकसभा सांसद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। कुछ राजनीतिक हैं और कुछ कोरोना से जुड़ी हुई। सांसद जी, जी आपका स्वागत है। शुक्रिया। जिस तरह से ये कोरोना संक्रमण बीता है, जी इसमें क्या लगता है, जितनी भी आप लोगों ने निधि दी या जो सरकार के प्रयास रहे या जो जनहानि हुई, गंगा में शव देखे गए, इस पे आपकी कुछ टिप्पणी होगी? इतना बड़ा विषय है और इतने सवाल आपने कर दिए, बड़ा समय लग जाएगा। देखिए, एक चीज है कि आपदा की घड़ी में जो प्रबंध होना चाहिए था, वो प्रबंध राहत पहुंचाने के नियत से नहीं हुआ। शुरू में ही एक नारा दे दिया गया कि आपदा को अवसर बना लो। अब इसको अलग तरह से ले लिया और बेईमान लोगों ने इस महामारी के दौर में दवाएं 10 गुना 20 गुना दामों पर बेचा। ऑक्सीजन के सिलेंडर और तमाम स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, एक बेड के लिए लाखों लाख रुपए की वसूली और जो भयावह स्थिति रही कि आंकड़ों को दबाना है और छुपाना है, तो उसका परिणाम ये हुआ कि कम कैजुअल्टी हो रही है। जो विज्ञप्तियां आती रही वो एकदम झूठ थी। यहीं गंगा के तट पर जब वो दृश्य हमारे मीडिया के साथियों ने ही उजागर कर दिया, तो सच्चाई के चेहरे से नकाब हट गई। गाजीपुर में जहां एक तरफ 500 से लेके 700 800 प्रतिदिन की रफ्तार थी, उस समय भी हमारे प्रशासन के लोग 10 का आंकड़ा भी क्रॉस न कर जाए, इसके लिए सतर्क रहे। पूरे महामारी के दौरान शायद 1 या 2 दिन ऐसा है जब इन्होंने 10 से ऊपर 11 और 12 की संख्या कबूल की और नहीं तो सिंगल फिगर में ही रोके रखा। सबसे अफसोस की बात यह है कि जो कोरोना से पीड़ित थे, उनकी जो दुर्दशा हुई वो अपनी जगह है। तमाम गंभीर रोगों से जो ग्रसित लोग हैं, उनके दवा इलाज का कोई प्रबंध नहीं रहा। प्राइवेट हॉस्पिटलों में कई ऐसे हॉस्पिटल हैं, ऐसा प्रतीत होता था कि वो हॉस्पिटल नहीं स्लाटर हाउस है। जो चला गया उसको नंगा कर दिया। लोगों के मां बहनों ने अपने जेवर बेच दिए और इस दुर्दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कोरोना के दरमियान आपका एक बयान आया था जिसमें आपने प्रदेश सरकार की व्यवस्था पे काफी इल्जाम लगाए थे, जिसमें आजम खान साहब के ऊपर भी आपने कहा था, उनकी व्यवस्था पे, शहाबुद्दीन की मौत पे भी आपने सवाल उठाया था। तो इस तरह के बहुत सारे प्रकरण उठे। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो जिस तरह से सरकार की व्यवस्था कोरोना पहले वेरिएंट में हुई, फिर दूसरा चरण आया, तो क्या लगता है तीसरे चरण में जो आप लोगों की सांसद निधि वगैरह ली गई, वो जो चीजें सरकार ने इंतजाम किए हैं, वो कामयाब रहेगा? देखिए, बहुत कुछ नियत पे निर्भर करता है। जब पहले से ही आपदा को अवसर बनाने की बात है और इस नियत से देश के सभी संसद सदस्यों की सांसद निधि को रोक लिया गया, इस नियत से कि देश में हाहाकार मचा हुआ है, सुविधाओं का अभाव है, ऑक्सीजन के बगैर, बेड के बगैर तड़प तड़प के लोग मर रहे हैं। आप बताओ, हम दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे कि हम इतनी शानदार विश्व स्तरीय एक इमारत
जिसे भारत की पार्लियामेंट कहा जाता है, उस शानदार इमारत के रहते हुए उसको हम अजायब घर बना दें और उसकी जगह पर दूसरा पार्लियामेंट का, दूसरा सेक्रेटेरिएट का ढांचा खड़ा करें। क्या आवश्यकता थी? इस संकट के दौर में जब हम मांग रहे हैं सहायता दो, जब भूटान जैसे देश हमको सहायता दे रहे हैं, बांग्लादेश हमको सहायता को देने को आगे आ रहा, हम कटोरा फैला लेकर के घूम रहे हैं, हम झोली फैला रहे हैं और हम हजारों करोड़ के जहाज खरीद रहे हैं। क्या ये विलासिता नहीं कि हमें रहने के लिए शानदार बंगला है, लेकिन फिर भी हम दिल्ली की सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह सेंटर विक्टा को, जो राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच में खुदाई करा करके, क्या हम कर रहे हैं? हम एक तरफ इतिहास मिटा रहे हैं और दूसरी तरफ हम एक ऐसा इतिहास छोड़ के जा रहे हैं कि हमारी नस्लें इस इतिहास को पढ़ के शर्मिंदा होंगी कि जब भूखों मर रहे थे लोग, जब दवा के बगैर मर रहे थे लोग, तब हमारे देश का प्रधानमंत्री अपने लिए महल बनवा रहा था, सुरंग बनवा रहा था। हमें शर्म आएगी उस नए संसद भवन में घुसते हुए, जिस संसद भवन की चौखट पर मोदी जी ने पहली बार शपथ लेकर के अपना सर रखा था। उस संसद भवन में हुआ क्या है जो उसकी जगह पे दूसरा संसद भवन बनवाया जा रहा है? कमी क्या है उसमें? तो जब नीयत हमारी है कि आपदा को अवसर में बदल दो, जब हम प्रतिबंध लगाते हैं, लॉकडाउन करते हैं, तब हमें इस बात का जवाब क्या देंगे हम इतिहास में कि बाजारें तो बंद रहेंगी लेकिन दारू की दुकान खुली रहेगी। हम अपनी नस्लों को क्या जवाब देंगे कि सड़क पर घूमते हुए लोगों को जब रोका जाएगा, टोका जाएगा कि तू कहां जा रहा हो, पर्चा दिखाएगा मैं दवा लाने जा रहा हूं, क्या बजाया जाएगा? और जब वो कहेगा कि मैं दारू खरीदने जा रहा हूं तो उसको लिए रास्ता दे दिया जाएगा। हमें शर्म आएगी अपने इस इतिहास को, अपनी उन नस्ल को सौंपते हुए कि देश इतनी बड़ी आपदा से गुजर रहा था, लाखों लोगों की कैजुअल्टियां हो गई, बतौर माओ के सांसद सिन्नूर उजड़ गए। बतौर सांसद आपने जो अपनी निधि दी है, उससे आपके सामान जो खरीदे गए उसकी सूचनाएं आपको मिली? इस व्यवस्था में, इस सरकार में, इस लोकतंत्र में जिसको नया शेप दे दिया गया, जब टीम 11 की बैठक होगी तो उसमें न नेता प्रतिपक्ष होगा, न उसमें सत्ताधारी दल का प्रदेश अध्यक्ष होगा, न उसमें उप मुख्यमंत्री होंगे, न उसमें और कोई विभाग का स्पेशलिस्ट होगा। पुलिस और प्रशासन के उच्च पदों पर बैठे हुए कुछ अधिकारी पूरे प्रदेश को अपनी डिक्टेटरशाही से चलाते रहे। आप क्या बात कर रहे हैं? निधि का हिसाब मिलेगा, हिसाब पूछने वालों पर रासुका लगा दिया जाएगा, सवाल पूछने वालों की जबान बंद कर दी जाएगी, झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाएगा। ये दौर, अब इसकी कहानी खत्म होने वाली है। आने वाले दिनों में वो अगस्त का महीना आ रहा है, जिस अगस्त के महीने में शायद इस भारत में और शायद इस उत्तर प्रदेश में नए सिरे से इस तानाशाही के खिलाफ फिर से एक लोकतंत्र का वो अध्याय, और उसको फिर से पटरी पर लाने के लिए लोकतंत्र को प्रदेश की जनता उठेगी। और प्रदेश की जनता एक बार इस महामारी के दौर को, जनता में सवाल न उठे, जनता विरोध करने के लिए सड़कों पर ना आए, इसके लिए आप लगाते हो लॉकडाउन, इसके लगाते हो आप चौराहे चौराहे पे पुलिस जो वसूली करते रहे, सहते सहते। जिस तरीके से वैक्सीनेशन शुरू है, तो वैक्सीन के बारे में आपका क्या कहना है? सरकार का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको आप कैसा मानते हैं? मैंने दोनों वैक्सीन लगवा ली। लोकसभा के स्पीकर ने जब वैक्सीन लगवाई, उसी के साथ हम लोगों के लिए वैक्सीन की भी व्यवस्था थी। पहली वैक्सीन लगी 8 मार्च को, लोकसभा का सत्र चल रहा था, और दूसरी वैक्सीन
9 अप्रैल को 4 हफ्ते में दोनों लग गई। अब तो खबरें पढ़ने को जब मिली कि 4 हफ्ते में जो लग गई उसमें तो बहुत ही कम असर है, 6 हफ्ते में लगेगी तो 65% असर करेगी, टाइमिंग बढ़ और गई। 8 हफ्ते में लगेगी तो और ज्यादा असर करेगी, 12 हफ्ते में लगेगी तो सारे संसद सदस्यों को तो 4 हफ्ते में लगा दिया। आपका क्या मानना है कि लोगों को वैक्सीन लगवा लेना चाहिए? बिल्कुल वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। ये 4 हफ्ता, 6 हफ्ता, 8 हफ्ता झूठ बोलना बंद कर दें लोग, तो देश की जनता गुमराह नहीं होगी। वैक्सीन की शॉर्टेज हो रही तो कह दे रहे लोग कि ज्यादा देर बाद लगाई जाएगी तो असर ज्यादा होगा, ताकि मांग डिमांड न शुरू हो। सीधी सीधी बात बताओ कि हमसे चूक हो गई, हमने वैक्सीन देश में न लगा करके दूसरे देशों में बांट दिया। हम दुनिया में तो अपना डंका बजाना चाहते हैं, लेकिन देश में जो ये भयावह स्थिति है जहां 500 लोगों की कैजुअलिटी होगी, उनको हम 5 दिखाना चाहते हैं। सांसद जी, एक पॉलिटिकल सवाल आपसे पूछेंगे। 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे और जो 2022 में होने जा रहा है, इसमें आप क्या अंतर देखते हैं? आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, आपके दल की? देखिए, इसके लिए हम अधिकृत नहीं हैं। हमारे दल में इस तरह के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारी मुखिया सुश्री मायावती जी पॉलिसी मैटर पे वही बात कर सकती हैं। इसमें मुनासिब नहीं है ये एक चर्चा के अगर मानी जाए तो 2017 में जिस तरह से अखिलेश यादव की सरकार को हराकर और जिस तरह से बीजेपी ने परचम लहराया था, क्या लगता है 2022 में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मिलकर आए हैं, तो क्या लगता है कि आप क्या देखते हैं, क्या स्थिति होने वाली है? आपने एक बात अभी कही, गलत है वो, कि 2017 में अखिलेश यादव को हरा के योगी थे ही नहीं, न योगी का चेहरा था। ये तो भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन मिला था उसमें केशव देव मौर्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैसियत से माननीय राजनाथ सिंह जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा था। कहीं योगी जी का अस्तित्व नहीं था। आज तो चेहरा योगी जी 2014 में एक सांसद के हैसियत से भारतीय जनता पार्टी के 80 सांसदों में से जो टिकट बटे उसमें उनका भी टिकट था। जो 75 जीत के गए उनमें एक वो भी जीत के गए थे। जब सरकार का गठन हुआ तो उनको इस लायक भी नहीं समझा गया कि उनको वहां मंत्रिपरिषद में जगह दी जाए। कैबिनेट मंत्री बताना दूर, राज्य मंत्री भी नहीं बनाया, किसी निगम का चेयरमैन भी नहीं बनाया और कोई जिम्मेदारी भी नहीं दी। वो सिर्फ एक सांसद थे। उनके ख्वाब में भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। 3 साल तक केंद्र की सरकार चली है, 14 से लेकर 17 तक। 17 में जाकर के जब चुनाव हुआ है तब भी उनका चेहरा पोस्टर पे नहीं था। 325 सीट अपने उन गठबंधन के साथ, सारे वो मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग, अनुप्रिया पटेल जिनका अपना संगठन था, अपना दल, या ओम प्रकाश राजभर जिनका अपना संगठन था, पार्टी थी, जय सुहेलदेव पार्टी, या इस तरह के और सभी जो उनके साथ जुट लिए, ये सोच के कि पहली बार उत्तर प्रदेश में एक बैकवर्ड मुख्यमंत्री बनने जा रहा केशव देव मौर्य, इसलिए जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास का जो 30 से 33% वोट है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर वो लोगों को धोखा देके लेने में सफल हो गए। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का बैकवर्ड ठगा हुआ महसूस कर रहा है अपने को। आज माननीय ओम प्रकाश जी के बयान आए हैं, आप देखिए उस बयान को। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासन में जिस तरह से बैकवर्डों का शोर में गर्म पानी डाला है, रिजर्वेशन लगभग खत्म कर दिया, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था की जो दुर्गत है, 200 रुपए लीटर सरसों का तेल हो गया, 900 950 रुपए का एक सिलेंडर हो गया, 100 रुपए कीमत है आज पेट्रोल की। हर तरफ तो तमाशा मचा हुआ है। तो पूरे प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है, इंतजार। 3050 सीटों के जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में
मात्र 561 सीटों पर बीजेपी की लिस्ट के लोग सिमट गए। माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर अपनी औकात नहीं दिखाई दे रही है, वो भी समय आ जाएगा कि कापी ये अधिकारी नहीं जांचेंगे, कापी सरकार के कामकाज की ये पत्रकार लोग और ये गोदी मीडिया नहीं जांचेगी, कापी जांचेगी प्रदेश की जनता और नंबर दे देगी कि 100 से नीचे भी चले जाएंगे। अब तो सर मोदी जी के यहाँ से वो मिल के आ गए, क्लीन चिट लेके आ गए, और अब की जो खास बात है, अमित शाह जो है वो यूपी के प्रभारी बनाए गए। देखिए, हम लोग तो एक राजनीतिक दल के एक प्लेटफॉर्म के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता क्या बोल रहे हैं छोड़ दीजिए। हमने देखा है अपने क्षेत्र में इधर भ्रमण के दौरान कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने वाले और भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूती से अपनी बात बुलंद करने वाले वो लोग आज चट्टी चौराहों बाजारों में बहस शुरू कर चुके हैं, और उनके बीच से, भाजपा के लोगों के बीच से आ रही बात कि योगी तेरी खैर नहीं, मोदी से कोई बैर नहीं। जब घर में ये स्थिति है उनकी, तो आप समझ लिए आम लोगों में उनकी क्या दुर्गत होगी। सांसद जी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, छोटे छोटे दल, कांग्रेस, ये सब अलग अलग लड़ेगी, तो ऐसे में क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी एक बड़े दल के रूप में नहीं उभरेगा फिर? भारतीय जनता पार्टी के अपने वोटों का जो आधार है वो पूरी गठरी 25 वोट की है, उसमें भी छेद हो चुका है। अपर क्लास हिंदू, जिसको वर्गला के धार्मिक उन्माद में इन्होंने एक जगह इकट्ठा कर रखा है, और वैश्य समाज के लोगों को जिनको धोखा दे करके। लेकिन आज वैश्य समाज के लोग तो सबसे ज्यादा इस कोरोना काल में तबाह हुए। आज अपर क्लास के हिंदू भी जो चिंतित है, जो किसान है, जो और तमाम बुद्धिजीवी हैं, वो देख रहे हैं पक्षपातपूर्ण नीतियों को। जो जातवाद जबरदस्त हुआ है उसका परिणाम भुगतना है। गठरी में जहां 25 वोटों की गठरी थी, उस गठरी में भी बड़ा सा छेद हो गया। आप तो पूर्वांचल के बहुत प्रकांड पंडित माने जाते हैं राजनीति के, क्या लगता है कितनी सीटें आ सकती हैं भारतीय जनता पार्टी की? 100 से नीचे, और कहां तक चली जाएगी कोई ठिकाना नहीं। डूबती हुई नैया है, चला चली की बेला है। अधिकारी भी समझ चुके हैं, अब वही काम इनसे कराएंगे और इनके पीरियड में करना चाहेंगे जिससे इनकी शोर में गर्म पानी पड़ जाए। वो सब जो इनके साथ रह के मलाई काट रहे हैं, उनमें जो चालाक है वो छटक के कहीं साइड कुर्सी पकड़ना चाह रहे हैं, और जो बहुत अभी कम बुद्धि है वो ऐसा काम कर रहे हैं कि इनको जो है गर्त में पूरी तरह मिला। अभी आपके परिवार पे बहुत सारी चीजें आपने जो है मुकदमे लड़े, बहुत सारी चीजें आपने चिट्ठियां जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को भी लिखी। जिस तरह से जेलों में अपराध हो रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कि जो आपके छोटे भाई, आपके जो छोटे भाई हैं मुख्तार अंसारी साहब, क्या उनकी जान माल को भी खतरा है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, जान माल के सुरक्षा की गारंटी ये सरकार का दायित्व है, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी की जान माल और इज्जत आबरू किसी की सुरक्षित नहीं है इस सत्ता और व्यवस्था में। जहां तक जेलों में बंद होने वाले लोगों का सवाल है, तो दोहरी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो जुडिशियली कस्टडी में है, और जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जो संविधान के माध्यम से, कानून के रास्ते से हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, वो किसी आरोपी को अपने कस्टडी में लेके अमानत के रूप में सरकार की जेल में उसको रखता है कि इसको वहां आप सुरक्षित रखिए और इसके विरुद्ध जो आरोप है उसका हम ट्रायल करेंगे। किसी भी सरकार के लिए इससे बड़ी नाकामी की कोई बात नहीं हो सकती कि उस न्यायिक अभिरक्षा में जेल में किसी बंदी की हत्या हो जाए, लेकिन लगातार हो रही है। क्या है कि हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं उनकी सोच विचित्र है। ये उन्मादी व्यक्ति है, पक्षपाती व्यक्ति है, और ये उदंड लोगों को और उदंड बनाने में, अब अगर आप
कहेंगे, सदन में कहेंगे कि ठोक देंगे, तो पुलिस तो बदनाम ही है इसके लिए। तमाम फर्जी इनकाउंटरों पे सवाल उठते रहे हैं, लेकिन जितने बड़े पैमाने पे फर्जी इनकाउंटर इनके कार्यकाल में हुए उसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। और सीनाजोरी के साथ हुए, जिस तरह से उन्होंने वो एक कानपुर के पास जो बिकरू कांड हुआ, उसमें विकास दुबे की जो इनकाउंटर में हत्या की गई, मैं समझता हूं वो हमारे देश के लिए और हमारे जुडिशरी सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। एक आदमी किसी दूसरे स्टेट में पकड़ा गया और उस स्टेट के न्यायालय से उसका बनना चाहिए था ट्रांजिट रिमांड, और बिना उस स्टेट के न्यायालय में ट्रांजिट रिमांड लिए और यहां की पुलिस जाके एसटीएफ जाके उसको कस्टडी में लेती है। सैकड़ों मीडिया वाले पीछे पीछे हैं, तमाम पहले से लोग कह रहे हैं कि ऐसा कर दिया जाएगा, और ले जाके कर दिया जा रहा है। और कर देने के बाद इस घटना को लिपापोती भी कर दी जा रही। तो तमाम इस तरह की घटना, मुन्ना बजरंगी को ले जाकर के बागपत जेल में एक शाम के वक्त उसको दाखिल किया गया और सुबह के वक्त उसका जनाजा बाहर निकाल दिया गया। अब आप कहिए कि उसमें एक बंदी था, उसने मार दिया। आपको शर्म नहीं आती? आप कहते हो चाक चौबंद व्यवस्था है, तो बंदी कैसे मार दिया बंदी को? आपने चित्रकूट की जेल में अभी 3 लोग मारे गए, विज्ञप्ति दिया है आपने कि जेल में गैंगवार हो गए। मेरा सवाल है कि अगर जेल में भी गैंगवार हो रही, गोली चल रही, तो क्या अभी कानून व्यवस्था के लिए कुछ बाकी रह गया क्या? इसके लिए आपने कहीं क्या पत्र देना चाहिए इन लोगों को? बेशरम है ये लोग। अगर इनकी साजिश से हुआ तो कोई बात ही नहीं, और अगर अंदर हो जा रहा है तो तुम बाहर क्या व्यवस्था संभालोगे? जब जेल के अंदर जो निहत्था है, सब निहत्था, सिपाही भी उसमें निहत्था जाता है। सरकार जांच तो करा रही है। अरे जांच तो होगी, सस्पेंशन भी होगा, लेकिन जांच और सस्पेंशन अपनी जगह। नीयत बुरी है, अवसर, आपदा को अवसर। बेचारे पूर्व सांसद स्वर्गीय मरहूम जनाब शहाबुद्दीन साहब 4 बार सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे, चर्चित हस्ती थी, तिहाड़ जेल में बंद थे। उनको भी मान सकता हूं कि कोरोना का प्रकोप आया। आपको उनके स्टेटस के हिसाब से ही उनको एम्स में भेजना चाहिए था। आपने उनको भेज दिया दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में। वहीं पे उसी तरह की एक शख्सियत दूसरी बंद है, छोटा राजन, उसको आप भेज रहे हैं एम्स हॉस्पिटल में, उसको भी कोरोना होगा। एक ही समय 2 दिन के आगे पीछे वो ठीक होकर के और फिर तिहाड़ जेल लौट गए, और इनको ऐसे हॉस्पिटल में भेजा गया कि अगर इनकी हालत बिगड़े तो ये वेंटिलेटर पे भी न सुलाए जा सके। आज आजम खान साहब को तो इतना हाहाकार, छिछा लेदर मचा है। आप बताइए किस लिए उनको जेल में बंद किया गया है? मुख्तार अंसारी के नाम के साथ आप शंकराचार्य थोड़ी कहेंगे, उनको कहिए माफिया। मैं इतराज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपने मुकदमा लगा दिया है और आप कहेंगे, मानेंगे भी नहीं तो कहिए। आप माफिया कहते रहिए, गरीब उसको मसीहा कहता रहेगा। लेकिन आजम खां का सवाल बताइए। आजम खां के ऊपर देखते देखते लगभग 100 मुकदमे लिख दिए गए। अब कौन ऐसा मुकदमा है? जान से मारने का मुकदमा है, किसी की हत्या करने का मुकदमा है, बैंक लूटने का मुकदमा है, किसी की इज्जत लूटने का मुकदमा है? कोई ऐसा मुकदमा नहीं। यूनिवर्सिटी बनवाने में आरोप है कि कुछ ऐसी भी जमीनें ले लिया उन्होंने जो गांव समाज की या किसी दूसरे की थी। क्या इस आरोप में जमानत नहीं हो सकती? बेटे का सर्टिफिकेट
तिथि में हेर फेर हो गई, बेटे की सदस्यता भी चली गई, बेटा भी जेल में, बेटे की अम्मा भी जेल में, बेटे का बाप भी जेल में। तो क्या लगता है ये राजनीतिक षड्यंत्र आई है? हो दादा, रोज हो रहा है। अभी बिहार में 40 ठो एम्बुलेंस पर्दे में छुपा के रखी गई, बेचारा पप्पू यादव जा करके निकाब हटा दिया उस एम्बुलेंस पर से। उसको जेल नहीं भेजा गया जिस बेईमान ने 40 एम्बुलेंस छुपा करके रखी थी, और कहता है कि सांसद निधि के पैसे कर दिया गया। सांसद निधि का पैसा ना अफजाल अंसारी उससे खरीदी हुई चीज अपने घर रख सकते हैं, ना कोई रख सकता है। उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, पप्पू यादव के खिलाफ कार्रवाई। पुराना 20 साल पुराना मामला, क्या कि एक आदमी का इन्होंने अपहरण किया था, वो आदमी खुदे बयान अल्फी दे रहा कि एकदम हमारा अपहरण नहीं हुआ था, फिर भी उनको जेल में डाल दिया गया। आज तक अभी कस्टडी में है। पक्षपातपूर्ण रवैया, सरकार की शक्ति का दुरुपयोग, सत्ता में बैठे हुए लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जनता ये सब कुछ देख रही है। समय पूरा हो चुका है, चुनाव में जनता के दरबार में आना है। ये आए और कहें कि हमने तो बुलडोजर चलवाया था, हमारी पुलिस ने इनकाउंटर में बिकरू कांड में एक एक को मारा था। उस महिला ने क्या किया है? उस महिला ने क्या किया है जो एक बहू की हैसियत से 5 दिन पहले उस घर में आई थी? वो नई नवेली दुल्हन आज 10 महीने से जेल में करा रही है, अस्पताल में है, मौत नजदीक उसके सामने खड़ी है। उसकी क्यों नहीं जमानत हो रही? कोई चार्जशीट नहीं है। 90 दिन के बाद जिसके विरुद्ध चार्जशीट नहीं आई उसे छोड़ देना चाहिए। अंधेर नहीं है तो क्या है? इस सारी पाप की गठरी भर चुकी है और जनता इसका जवाब देगी। तो आपको क्या लगता है इन सब का खामियाजा जो है सरकार को भुगतना है। इस देश में गरीबों के साथ, पिछड़ों के साथ, ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ, पढ़े लिखे नौजवान छात्रों के साथ, बेरोजगारों के साथ, व्यापारियों के साथ, किसानों के साथ जिस तरह का व्यवहार इस सरकार ने किया है उसका खामियाजा भुगतना है। कापी पत्रकार नहीं जांचेंगे और कापी इनके चहेते अधिकारी नहीं जांचेंगे। इनके कामकाज की कापी अगर पुलिस की लाठी में, पुलिस की गोली में और पुलिस के बुलडोजर के कार्रवाई में भारत की जनता को विश्वास होगा तो उसका अभी पता लग जाएगा। इस कार्रवाई को सराहा गया या इस कार्रवाई को जनता ने गलत माना। जेलों में हत्या कराओगे, हत्या कराने की योजना बनाओगे, हत्या कराने की धमकी दोगे, सताओगे। आप भी तो जेल जा चुके थे, अभी जेल जा चुके थे, और अपने जेल में रहने के दौरान क्या पीड़ा हुई थी ये तो उस पार्लियामेंट में आपको एहसास करा चुके हो। सोच लीजिए, भाई बीमार हैं और आजम खां को जमानत दे दो, जान पे पड़ी हुई है, कम से कम वो संसद सदस्य हैं। अगर वो आज जमानत मिल जाए तो उनको लेके जा सकते हैं लोग एम्स में इलाज कराने, उनके परिवार के लोग। पहली प्राथमिकता कि उनको तो तुरंत जमानत पर नहीं तो पेरोल पे छोड़ देना चाहिए, चाहे वो अपने। सर एक पॉलिटिकल सवाल, हाँ, के कयास लग रहे हैं कि अब आपके परिवार से नई जो जनरेशन है वो भी चुनाव में आएगी, तो क्या लगता है मोहम्मदाबाद सीट या मऊ सीट या और भी जो भी सीटें हैं उसमें नए लड़के भी घर से आएंगे? भाई देखिए, ये तो संसार में, समाज में एक सिस्टम है। माननीय राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र राजनीति में आ सकते हैं, माननीय मुलायम सिंह जी के सुपुत्र राजनीति में आ सकते हैं। तो क्या हमारे परिवार में नौजवान हमारी विरासत नहीं संभाल सकते? ये स्वाभाविक है। अगर जनता की सेवा करेंगे और जनता के बीच में रहेंगे और जनता उन्हें पसंद करेगी तो हम तो समझते हैं कि गाजीपुर में एक चीज चलती है कि जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं, जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, जिला परिषद के चुनाव होते हैं, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है, तो फाटक का नाम हमेशा सुर्खियों में रहता है। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। देखिए,
आपको मैं बताऊं, आप बहुत थोड़े दिनों की घटनाक्रम से 10 साल के अंदर की घटनाक्रम से जी, इसको जी। जोड़ के चल रहे हैं। राजनीति के सफर पर ध्यान देंगे तो इसका समाधान हो जाएगा। 2010 में कौमी एकता दल के नाम से हमने एक पार्टी बनाई थी। और जब कौमी एकता दल के नाम से पार्टी बनाया था तो लोकसभा का भी चुनाव लड़ा था, विधानसभा का भी चुनाव लड़ा था, नगर पंचायतों के भी चुनाव लड़े थे और क्षेत्र पंचायतों के भी चुनाव लड़े, ब्लॉक प्रमुख का भी और जिला पंचायत का भी। अब आज आप सोच रहे हैं कि वही कौमी एकता दल वाले लीडर अफजाल अंसारी उसी तेवर में, तो आज हम एक प्लेटफॉर्म पर हैं, एक कार्यकर्ता है, एक पार्टी के एक अनुशासित सिपाही हैं और उस पार्टी की रीति नीति जो सिस्टम है उसके साथ हम कदम मिला के चल सकते हैं। हमारी पार्टी तय कर रही है कहाँ कौन लड़ेगा, हमारी पार्टी तय कर रही है किस चुनाव में क्या करना है, कौन इसमें कितनी सक्रियता रहेगी। ये कौमी एकता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से जो अफजाल अंसारी की भूमिका पिछले 10 सालों में आपने देखी है, उससे थोड़ा सा इतर होकर के 2022 में आप अपने पार्टी की स्थिति क्या देखते हैं? क्योंकि इस वक्त तो मात्र 7 विधायक आपके पास रह गए। आप गाजीपुर से आए हैं, गाजीपुर कचहरी आजकल बंद है, कुछ दिनों के बाद खुलने लगेगी, तो वहां सुग्गा लेके बैठते हैं सब। वो 10 रुपया दीजिएगा, सुग्गा लिफाफा निकाल के बता देगा। ये ज्योतिष शास्त्र नहीं चलता। हम लोग बस एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि 5वीं बार फिर से उत्तर प्रदेश में बहुजन की सरकार माननीय बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में, और ज्योतिष शास्त्र इसमें नहीं है, उसी दिशा में काम शुरू हो चुका है। हमारे कैडर के नेता कार्यकर्ता इस पे कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से लोगों को निकाला जा रहा है, बहुत चर्चा में है आपकी पार्टी। उन राजनीतिक दलों के तौर तरीके में और बहुजन समाज पार्टी के तौर तरीके में थोड़ा अंतर तो है, क्योंकि कई बार अनेकों बार खुद माननीय बहन जी ये बता चुकी हैं और यही वास्तविकता भी है कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल ही नहीं है, ये एक मिशन भी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो अधूरा मिशन जिसे मंजिल तक पहुंचाना है। धन्यवाद सांसद जी। ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी साहब, जिन्होंने बताया कि उनका मिशन है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को 5वीं बार वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। उन्होंने बहुत ही बेबाकी से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। विनय कुमार सिंह, यूपी तक।